हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्ले। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 28 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स। ओके, सो इस क्विज में 10 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन होंगे और हर एक क्वेश्चन के बाद उसका एक्सप्लेनेशन होगा उसके राइट आंसर का। सो हर एक क्वेश्चन के बाद आप चाहे तो वीडियो पॉज करके एक जगह अपने आंसर्स लिख सकते हैं या फिर कॉमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1, इट इज रिलेटेड टू नीलगिरी तहार। ठीक है, नीलगिरी तहार एक एनिमल है, उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट, इट इज द ओनली माउंटेन अनगुलेट फाउंड इन द हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। सो अनगुलेट वो होता है जिसके हूव्स होते हैं। अनगुलेट उन एनिमल्स को कहते हैं जैसे हॉर्स होते हैं, काव होते हैं, कैटल होते हैं, जिनके हूव्स होते हैं और हूव्स को हिंदी में कहते हैं खुर। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है। Second statement, the species is currently distributed across the entire stretch of the Western Ghats from Maharashtra to Tamil Nadu. Third, it is categorized as critically endangered on the IUCN Red List due to severe habitat fragmentation. Which of the above statements are correct? So first statement correct है, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स की फ्लैगशिप स्पीशीज है। सेकेंड, इसमें जो लिखा है ना करंटली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द एंटायर स्ट्रेच नहीं है। ठीक है, काफी इसका हैबिटेट डिस्टर्ब हो चुका है और फ्रेगमेंटेड हो चुका है, तो कुछ स्ट्रेचेस में मिलता है, कुछ स्ट्रेचेस में नहीं मिलता है। थर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, एंडेंजर्ड है ओनली। ओके, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है। So it is the only mountain ungulate in the southern India. Okay, serving as the biological indicator of the health of mountain grassland habitats. Statement 2 incorrect है, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि its distribution is not continuous. It may have had a wider range. पहले इसकी wider range थी लेकिन अभी narrow हो गई है और इसकी लार्ज पॉपुलेशन मिलती है एराविकुलम नेशनल पार्क में और अन्नामलाई हिल्स में। और स्पीशीज अभी ये जो है एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है। और अभी ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है, नीलगिरी तहार। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में बॉडी फर्स्ट कॉलम में पोजीशंस दी हुई है नीति आयोग की, वाइस चेयरपर्सन, सीईओ एंड गवर्निंग काउंसिल, और सेकेंड कॉलम में उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी दी हुई है। वाइस चेयरपर्सन nominated by the Prime Minister, CEO appointed by the Cabinet Committee on Appointments for a fixed tenure, and third, Governing Council, Chief Ministers of all states and LGs of Union Territories. So इसमें से कितने करेक्टली मैच्ड हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 and 3। वाइस चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही नॉमिनेट होता है, ये सही है। सीईओ जो होता है ये भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही नॉमिनेट होता है। ओके, और गवर्निंग काउंसिल जो इसकी बेसिकली चीफ डिसीजन मेकिंग बॉडी है नीति आयोग की, इसमें सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स और एलजीज यूनियन टेरिटरीज के इसमें मेंबर्स हैं गवर्निंग काउंसिल में। So Niti Aayog was established in 2015 to replace the Planning Commission, shifting from a top-down to bottom-up approach. वाइस चेयरपर्सन नॉमिनेट होता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है, और कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक भी मिलता है। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंटेड होता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फॉर फिक्स टेन्योर, और इसका जो रैंक होता है, उसका जो स्टेटस होता है, वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी के बराबर होता है। एंड थर्ड, गवर्निंग काउंसिल जो उसकी नीति आयोग की प्रीमियर बॉडी है, इसमें चीफ मिनिस्टर रहते हैं सारे स्टेट्स के, चीफ मिनिस्टर यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर्स, ओके, और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ अदर यूनियन टेरिटरीज। क्वेश्चन नंबर 3 इज रिलेटेड टू साइबॉर्ग बॉटनी और उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट, इट इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लाइक नैनो वायर्स एंड कंडक्टिव पॉलीमर्स डायरेक्टली इनटू प्लांट टिश्यूज। Statement 2, the primary objective is to modify the genetic structure of plants to make them resistant to abiotic stress. Third, these biohybrid systems can convert biochemical signals of plants into digital data for real-time monitoring. So, इसमें से कौन से statements correct हैं? तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है
वो सही है. इट इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लाइक नैनोवायर्स एंड कंडक्टिव पॉलीमर्स. लेकिन इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, इसमें जो लिखा है सेकंड स्टेटमेंट में, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मॉडिफाई करना नहीं है. बेसिकली प्लांट के जेनेटिक स्ट्रक्चर को समझना है कि वो कैसे रिएक्ट करता है बायोटिक स्ट्रेस, जब भी उसका एनवायरनमेंट कुछ चेंज होता है, जो उसको स्ट्रेस देता है या कुछ डिस्टर्ब करता है, तो किस तरीके से रिएक्ट करता है. तो स्टेटमेंट 2 गलत है और स्टेटमेंट 3 सही है. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 and 3. So cyborg botany is an emerging field at the intersection of biology and material science. Statement 1 is correct. Researchers use conductive polymers like P dot and embed electronic transistors within plant cell walls. Statement 2 incorrect है. The goal of cyborg botany is not genetic modification but rather creating a communication bridge between biological signals and electronic data. And statement 3 is also correct. So basically by tapping into a plant's natural electric and chemical responses to light or moisture, these systems allow plants to communicate their internal health. Question number 4 is related to Luzon Island. So it was in news due to maritime exercises. So it is located in, 4 ऑप्शन दिए हुए, कहाँ पर है ये. First, the Indonesian archipelago south of the equator. B, the Solomon Islands located in the South Pacific. Option C, the Japanese archipelago serving as the southernmost main island. And option D, the Philippine archipelago bounded by the South China Sea and the Philippine Sea. तो इसका राइट आंसर क्या है? लूजोन आइलैंड पार्ट है इंडोनेशियन आर्किपेलागो का? नहीं. सो मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन बी, ये भी गलत है. ऑप्शन सी, ये भी गलत है. तो फाइनली हमारे पास जो बचता है वो ऑप्शन डी है. लूजोन आइलैंड है फिलिपिन आर्किपेलागो का पार्ट, बाउंडेड बाय द साउथ चाइना सी एंड द फिलिपिन सी. So Luzon is the most significant island in the Philippines. It is located in the northern part of the archipelago. Its geographic boundaries are strategic. The South China Sea it's to its west, Philippine Sea to its east, and the Luzon Strait to its north. Question number 5. मैंग्रोव से रिलेटेड कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज दी गई है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है किस तरीके से अडेप्ट करते हैं, उसके कुछ फीचर्स हैं और उसके फंक्शन है, और इसमें से कौन से 3 पेयर करेक्टली मैच्ड हैं. सो फर्स्ट अडेप्टेशन जो है वो है न्यू मेटाफोर्स. इसका मतलब है वर्टिकल ब्लाइंड रूट्स. ओके, रूट्स यानी कि लैंड में अंदर जाने के बजाय सी से ऊपर की तरफ आने लगते हैं, हवा की तरफ बढ़ने लगते हैं. सो इसलिए इसका नाम है वर्टिकल ब्लाइंड रूट्स. और इसका फंक्शन क्या है? गैस एक्सचेंज इन एनोरोबिक सॉइल. यानी कि जिस सॉइल में ऑक्सीजन जिस सॉइल में उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए वो जमीन के बजाय हवा की तरफ अपने रूट्स ले जाता है, सो दैट उसके सारे न्यूट्रिएंट्स हवा से उसे मिल सके. सेकेंड अडेप्टेशन इज विगिपेरी. इसका फीचर है प्रोपैगुलस जर्मिनेटिंग ऑन ट्री, और इसका फंक्शन है रैपिड एस्टैब्लिशमेंट इन टाइडल मड. लास्ट अडेप्टेशन है स्ट्रिल्ड रूट्स, और इसका फीचर क्या है, मतलब क्या है, ब्रांचिंग ट्रंक टू मड रूट्स. यानी कि उसके जो ट्रंक है, जो उसके टहनियां निकल रही हैं, उसमें से भी वो भी एक्सपेंड करती, उसकी भी रूट्स जो है नीचे जाके सॉइल में लग जाती हैं. और इसका फंक्शन होता है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी अगेंस्ट वेव्स. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑल 3 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. सो जैसा कि ये सब हमने डिस्कस किया ही था, ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा डिटेल में है, इसको आप पढ़ सकते हैं या फिर कहीं लिख भी सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 is related to the structure and functions of the United Nations Security Council. First statement है, the 10 non-permanent members are elected for 2-year terms and are distributed geographically, with Africa having the largest share of seats. Statement 2, any resolution passed by the council requires at least 9 affirmative votes, provided no permanent member exercise a veto. Statement 3, the council has the authority to recommend the appointment of the UN Secretary General to the General Assembly. So इसमें से कौन से statements correct हैं? ये सारे statements correct हैं. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट तीनों correct हैं.
सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स है, जिसमें से 5 परमानेंट है और बाकी के 10 नॉन परमानेंट है। और 10 नॉन परमानेंट सीट्स इस तरीके से एलोकेट की जाती हैं टू इंश्योर ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन। अफ्रीका के पास 3 सीट्स हैं, जो एक सिंगल लार्जेस्ट रीजनल ब्लॉक है। उसके बाद एशिया पैसिफिक के पास 2 हैं, लैटिन अमेरिका के पास 2 हैं, और वेस्टर्न यूरोप और अदर्स के पास भी 2 हैं, और ईस्टर्न यूरोप के पास 1 है। और 2 साल के लिए ये सीट इनको अलॉट की जाती है। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है कि कोई भी रेजोल्यूशन अडॉप्ट करने के लिए कम से कम 9 मेंबर्स का वोट, अफर्मेटिव वोट होना जरूरी है, प्रोवाइडेड कोई भी परमानेंट मेंबर अपना वीटो एक्सप्रेस करके उस रेजोल्यूशन को फेल नहीं करते। स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। यूनाइटेड नेशंस गेटकीपर का रोल प्ले करता है यूनाइटेड नेशंस के एडमिनिस्ट्रेशन में, और काउंसिल ही रेकमेंड करती है सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट के लिए किसी भी कैंडिडेट को। ठीक है, और इसके रेजोल्यूशन बाइंडिंग होते हैं अंडर आर्टिकल 25 एंड अंडर चैप्टर 7। सो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में महात्मा ज्योतिबा फुले से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट है। First, he was the first Indian to open a school for lower caste girls in the Bombay Presidency. Second, he was honored with the title of Mahatma by the British government for his social service. Third, his ideological framework was deeply influenced by the American anti-slavery movement. And fourth, he advocated for the remarriage of widows and established an orphanage to prevent infanticide. So, how many of the above statements are correct? इनमें से कौन से 4 statements correct हैं? इसमें से एक स्टेटमेंट जो डेफिनेटली रॉन्ग है वो है सेकंड स्टेटमेंट कि महात्मा का टाइटल उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था उनकी सोशल सर्विस के लिए। ये गलत है। महात्मा का टाइटल उन्हें पब्लिक ने दिया था उनकी सोशल रिफॉर्म प्रैक्टिसेस की वजह से। ऑप्शन ए और बी ऑटोमेटिकली गलत हो जाते हैं क्योंकि इसमें सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है तो गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1, 3 एंड 4। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ज्योतिबा फुले ने इंडिया का फर्स्ट स्कूल खोला था लोअर कास्ट गर्ल्स के लिए पुणे में अपनी वाइफ के साथ, सावित्रीबाई फुले के साथ। और स्टेटमेंट 2 गलत है क्योंकि महात्मा का टाइटल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं दिया था, पब्लिक ने दिया था उन्हें। स्टेटमेंट 3 करेक्ट है क्योंकि उनकी आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क अमेरिकन एंटी स्लेवरी मूवमेंट और थॉमस पेन की बुक राइट्स ऑफ मैन से इन्फ्लुएंस थी। स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट है। ही वाज अ पायनियर इन वुमेन्स राइट्स एडवोकेटिंग फॉर विडो मैरिज एंड ऑपोजिंग चाइल्ड मैरिज। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी कि काबिल, इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन नैल्को यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड। Second, the company's mandate is to explore and develop critical minerals exclusively within the geographical boundaries of India. Third, it aims to support the domestic EV and storage battery sectors through downstream integration. इसमें सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो कॉर्पोरेशन है जो पार्टनरशिप के साथ बनी है, बेसिकली इसका पर्पस ये है कि हम फॉरेन में भी जाके मिनरल से रिलेटेड पार्टनरशिप कर सकें। सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है, तो इससे ए और बी ऑप्शन तो गलत हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 एंड 3। यस, काबिल इज अ जॉइंट वेंचर कंपनी formed by 3 state-owned enterprises, NELCO, HCL and MECL। ठीक है। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। इसका प्राइमरी फोकस ही ओवरसीज एक्विजिशन एंड एक्सप्लोरेशन है और इस कंपनी ने अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील यहाँ पे एक्सप्लोरेशन भी किया है, पार्टनरशिप भी की है क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड। और स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। काबिल का एक और ऑब्जेक्टिव है कि हमें डोमेस्टिक ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का और बैटरी सेक्टर का डेवलपमेंट के लिए भी काम करना है इस ऑर्गेनाइजेशन को। और उसमें जो मिनरल है बेसिकली जो बैटरी डेवलपमेंट में जो लिथियम और कोबाल्ट लगता है मेन, उससे रिलेटेड इसकी फंक्शंस हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। स्टेटमेंट फर्स्ट, द कलाई 2 hydroelectric project will play a crucial role in managing peak power demand and balancing the national power grid. And statement 2, hydropower projects are capable of providing quick response electricity which is essential for stabilizing fluctuations in demand and supply. इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या फिर दोनों गलत हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। कलाई 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इसकी कैपेसिटी है 1200 मेगावाट और स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है क्लीन एनर्जी जनरेट करने के लिए और पीक पावर डिमांड को मैनेज करने के लिए।
एंड हाइड्रो प्लांट्स कैन बी स्टार्टेड एंड स्टॉप्ड रिलेटिवली क्विकली, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 इसका राइट एक्सप्लेनेशन है, और इसका लोकेशन कहाँ पर है, लोहित रिवर में, लोहित रिवर अरुणाचल प्रदेश। स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 10, नेशनल ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट, इट हैज द पावर टू इंटरवेन इन एनी प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट। Second, it studies international treaties on human rights and makes recommendations for their effective implementation. It promotes human rights literacy and encourages the efforts of NGOs. And its recommendations are legally binding on the government and must be implemented within 30 days. So इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, कौन से स्टेटमेंट्स रॉन्ग है? सो फोर्थ स्टेटमेंट जो है ये गलत है कि इसके रिकमेंडेशन लीगली बाइंडिंग होते हैं, ये गलत है। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3। तो बेसिकली ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो ह्यूमन राइट्स स्टडी करती है ऑल अराउंड द वर्ल्ड और रेकमेंड करती है, और एनजीओस के साथ भी कोऑर्डिनेट करके ह्यूमन राइट्स को इम्प्लीमेंट करती है। सो बेसिकली एक एडवाइजरी बॉडी है। इसके मैंडेट्स, इसके डिसीजंस मैंडेटरी नहीं होते गवर्नमेंट पे। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट क्विज जो होगा वो भी इसी पैटर्न और इसी डिजाइन में अपलोड होगा और जल्दी ही अपलोड होगा। थैंक यू।